गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिया। इससे पहले हमने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेक्शन ए यूनिट में आपको क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई, कैसे कॉर्डेट को क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा ग्रुप में बांटा गया है, ये हमने पढ़ा था। क्रेनिएटा में और ज़्यादा ग्रुप्स, सब फाइला, क्लासेस, ऑर्डर्स में किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया। एक्रेनिएटा में प्रोटोकॉर्डेट को इंक्लूड किया गया। एक्रेनिएटा की बात तो हम कर रहे हैं सेक्शन ए में। तो एक्रेनिएटा में हमने ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया है जो बहुत ही सरल प्रकार के हैं, जिनमें क्रेनियम नहीं पाया जाता, जिनके सारे सिस्टम बहुत ही सरल प्रकार के होते हैं। उन्हीं एनिमल्स में से आज एक एनिमल, एक टिपिकल एनिमल जो कि यूरोकॉर्डेट में इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हार्मोनिया। आपके लिए बिल्कुल नया है ये। बीएससी फाइनल ईयर में सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हो रही है कॉर्डेट के, एक प्रोटोकॉर्डेट के बारे में। हार्मोनिया के बारे में हम यहाँ से एक जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए उसके विशेष प्रकार के तंत्रों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हार्मोनिया का एक परिचय देना चाहूँगा। ये कहाँ पाया जाता है, क्या आवास होता है, क्या भोजन की इसकी आदतें होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनिया को सी स्कर्ट कहा जाता है। इसका जो आवास होता है वो समुद्र में पाया जाता है। समुद्र के जो रेतीले किनारे होते हैं वहाँ पर ये बिल बना के रहता है, उसके अंदर समुद्र में रेत में घुसा रहता है, एक जगह पे ससाइल रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है। गमन इसमें नहीं पाया जाता। इसके लार्वा में तो पाया जाता है लेकिन इसमें गमन नहीं पाया जाता। हार्मोनिया में जो मुख्य रूप से पूरा शरीर होता है, शरीर की बाह्य संरचना के बारे में जब हम बात करें तो किसी भी एनिमल को आप देखोगे तो उसके बाहर शरीर में, और जब हम हार्मोनिया को देखेंगे या दूसरे जीव को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल एनिमल जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसमें ऐसे कोई बाहर विशेष प्रकार के अंग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे जिसके आप डायग्नोज कर पाएँ कि ये विशेष प्रकार का एनिमल। ये बहुत ही सरल प्रकार के, आप कह सकते हैं बहुत ही आदिम प्रकार के भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें, इनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों का विकास नहीं हुआ है जो इनको अलग तरह से डाइवर्सिफाई कर सके। सबसे पहले हम हार्मोनिया के बारे में बात करें तो इसमें दो साइफन हमको देखने को मिलते हैं। बाहरी संरचना में भी देखेंगे तो दो बेलनाकार साइफन हमको दिखाई देंगे। एक कहलाएगा ब्रैकियल साइफन, दूसरा कहलाएगा एट्रियल साइफन। ये वाला ब्रैकियल साइफन, दूसरा एट्रियल साइफन। बाह्य संरचना में ब्रैकियल साइफन जो होगा वो मुख की तरह काम करेगा। जैसे सभी जीवों में मुख पाया जाता है, यहाँ पे मुख की जगह पे हमने उसे ब्रैकियल साइफन नाम दिया। कोई विशेष प्रकार की कोई संरचना नहीं है उसमें। ये जो ब्रैकियल साइफन होगा ये रेत के जो बिल होते हैं, रेत में जहाँ पे इसका आवास होता है उससे ऊपर की ओर निकला रहता है। यहाँ पे ब्रैकियल साइफन पाया जाएगा। ऊपर की ओर ये वाली संरचना आपको जो दिखाई दे रही है ये हार्मोनिया की देहवृत्ति के ऊपर की ओर कवर पाया जाएगा, जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहेंगे। ये वाली संरचना होगी, ये टेस्ट या ट्यूनिक होगा, और ये एक विशेष प्रकार के सेल्यूलोज जैसे पदार्थ से बना होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिसिन। उसी के आधार पर इस क्लास को हम ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं। तो हार्मोनिया की क्लास को ट्यूनिकेटा में इंक्लूड किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बाहरी जो कवर है वो ट्यूनिसिन नामक खोल से आवृत है। बाहरी कवर, बाहरी जो आवरण है वो ट्यूनिसिन नामक खोल से आवृत है। इसमें जैसे हमारी त्वचा जो होती है, हमारे जो शरीर का बाह्य कंकाल होता है, उसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो हमारे त्वचा की रक्षा करती हैं, बाहर की संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। उसी प्रकार से जो हार्मोनिया होगा उसकी बाहर की जो सतह है, देहवृत्ति है, जो ट्यूनिकेटा जिसे कहते हैं, ट्यूनिसिन से जिसका पदार्थ ये बना हुआ है पूरा, उसमें विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएं, विशेष प्रकार के उत्सर्जी कोशिकाएं, श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे श्वसन अंगों के लिए कह देता हूँ वेस्कुलर एम्पुली, आप पढ़ेंगे आगे। वेस्कुलर एम्पुली इसमें पाए जाएंगे इसके बाह्य आवरण। तो ये तो हो गया बाह्य देहवृत्ति की बात। इस देहवृत्ति को बनाने वाली अंदर की जो सतह होती है जो इसे स्रावित करती है उसे कहते हैं मेंटल। मेंटल के द्वारा इस ट्यूनिसिन नामक कवर को बाहर की ओर बनाया जाता है, जो कि हार्मोनिया के लिए सुरक्षात्मक आवरण की तरह, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करेगी।
तो आप समझिए, सबसे पहले जब हम हार्डमोनिया की बात कर रहे हैं तो उसके बाह्य शरीर के बारे में मैंने बताया आपको। ये इसका बाह्य शरीर, ये जो येलो लाइनिंग में दिखाया गया है, ये इसकी देह भित्ति होगी। अब हम बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में। दूसरा इसका एक नाम और है सी स्कर्ट, इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ। सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा हार्डमोनिया का दूसरा नाम होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि जब हार्डमोनिया अपनी जो फीडिंग करता है वो जलीय धाराओं को अपने अंदर ग्रहण करके करता है, तो ये अपने दोनों साइफन को इस तरह से स्क्वीज करता है, पिचकाता है, जिससे कि जल एक साइफन से तो अंदर प्रवेश करता है और दूसरे साइफन से बाहर निकलता है। और जब जल बाहर निकलता है तो वो एक फव्वारे की भांति निकलता है, प्रेशर की फॉर्म में निकलता है। इसीलिए इसे हम समुद्री फव्वारा कहते हैं। तो हार्डमोनिया का दूसरा नाम क्या हुआ? समुद्री फव्वारा या सी स्कर्ट। अब हम बात करते हैं आगे इसके फीडिंग हैबिट्स के बारे में। इसका जो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसके बारे में मेन पॉइंट बताते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जब इन्वर्टिब्रेट पढ़ रहे थे तो उसमें हमें बहुत ही सरल प्रकार के पाचन तंत्र का अध्ययन किया। कुछ ऐसे एनिमल थे जिनमें पाचन तंत्र पाए ही नहीं जा रहे थे, बहुत ही सरल प्रकार, क्योंकि कुछ ऐसे पैरासाइट थे प्लेटियलमेंथीज में जिन्हें 50-50 भोजन मिल रहा है, तो उनमें पाचन तंत्र बिल्कुल सुविकसित नहीं था, अविकसित था या अनुपस्थित था। लेकिन जैसे जैसे एनिमल का विकास हुआ, हम पॉडिट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको शिकार करनी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा, उनके शरीर में उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो वहाँ पर पाचन तंत्र विकसित होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये है हार्डमोनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो अंग होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, आहार नाम का, वो होता है मुख। किसी भी एनिमल में देखिए, यहाँ पर सुस्पष्ट मुख तो नहीं, लेकिन हम उसे कहते हैं ब्रैंकियल अपर्चर, जहां से जल की धारा प्रवेश करती है। ये हो गया ब्रैंकियल अपर्चर। ये ब्रैंकियल अपर्चर ये दिखाया गया है, यहाँ से जल की धारा इसमें प्रवेश करेगी। इस ब्रैंकियल अपर्चर में जैसे ही जल की धारा अंदर की ओर प्रवेश करेगी तो यहाँ पे आगे की ओर इस ब्रैंकियल साइफन, ये आगे ब्रैंकियल अपर्चर, आगे की ओर एक नलिकाकार रचना में खुल रहा है जिसे कहेंगे हम ब्रैंकियल साइफन। इस साइफन में लगभग 64 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 64 टेंटिकल्स। यहाँ पर जैसे ही जल की धारा वाटर करंट से इनकाउंटर करेंगे, उससे मिलेंगे, उसके स्पर्श में आएंगे, तो एक छलनी की तरह कार्य करेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, साइफन में जो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं वो केवल छलनी की तरह ही काम नहीं करेंगे, उसमें विशेष प्रकार की नर्व सेल्स और वेस्कुलराइज सेल्स भी पाई जाती हैं। वो नर्व सेल्स वाटर करंट के द्वारा आए हुए जो फूड सब्सटेंसेस हैं उनकी केमिकल नेचर का पता करना। तो ये जो टेंटिकल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये टेंटिकल्स वाटर करंट में आए हुए फूड सब्सटेंसेस की केमिकल नेचर, उस फूड को छानने का, फिल्टर करने का काम भी करेंगे। तो इस प्रकृति से समझ में आया तो जो हार्डमोनिया है वो फिल्टर फीडर है, सिलेरी फीडर है। उसके अंदर जो टेंटिकल्स हैं, छोटे छोटे सिलिया हैं, उसमें से भोजन को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से भोजन को सिलेक्ट करके आगे की ओर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रैंकियल सैक है, ग्रसनीय क्षेत्र। इस ग्रसनीय क्षेत्र में भेज दिया जाता है अंदर की ओर। अब यहाँ से हमारे सामने एक पॉइंट आता है कि जो भोज्य पदार्थ अंदर की ओर भेजे गए हैं, इस ब्रैंकियल सैक का फंक्शन क्या होगा, ये कैसे उनको ट्रैप करेगा, कैसे उनको आगे इस एलिमेंट्री कैनाल में फ्लो करेगा, आगे भेजेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे ब्रैंकियल सैक में आपको एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है एंडोस्टाइल, जो हमारी मैमल्स की थायराइड ग्लैंड के इक्विवेलेंट होती है, समकक्ष होती है। लेकिन यहाँ पे इसका काम हार्मोन को सीक्रेट करना नहीं होता। इस एंडोस्टाइल के द्वारा एक विशेष प्रकार का म्यूकस स्रावित किया जाएगा। ये एंडोस्टाइल एक विशेष प्रकार का म्यूकस स्रावित करेगी क्योंकि इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो म्यूकस अंदर की ओर जाएगा और जो स्टिग्मेटा है अंदर की ओर,
उनमें भोजन को ट्रैप कर लेगा, चिपका लिया जाएगा। जल की धारा से आए हुए भोजन को उस म्यूकस के द्वारा यहाँ पे चिपका दिया जाएगा और सबको इकट्ठा करके कहाँ पे भेज दिया जाएगा, स्टमक के अंदर, ईसोफेगस के थ्रू। यहाँ पे आहार नाल का ईसोफेगस वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ईसोफेगस होगा और उसके द्वारा ये स्टमक के अंदर से भेज। तो यहाँ से हमारी समझ में आया ये बात कि वाटर करंट से पहले भोजन के कणों को इकट्ठा किया गया, एंडोस्टाइल के म्यूकस के द्वारा उसको ट्रैप किया गया और उसे आगे कहाँ भेज दिया गया, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में भेज दिया गया। अब स्टमक में कुछ पाइलोरी ग्लैंड पाई जाएंगी, वो पाइलोरी ग्लैंड विशेष प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगी। वो डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से डाइजेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होगी। लेकिन जो स्टमक है उसमें ऐसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं पाया जाता, बहुत ही सरल प्रकार का स्टमक होता है और विशेष प्रकार के एंजाइम भी उसमें उपस्थित नहीं होते। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका पूरा पाचन तंत्र है, किस प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशन होने लगी। ये आपको स्टमक आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टमक के दोनों साइड में ये लीवर की लोब्स प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है दोनों साइड में, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। जैसे ही भोजन इसमें आएगा तो लिवर के द्वारा भी उसमें लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं, बाइल जूसेस होंगे, वो इसमें मिला दिए जाएंगे। भोजन का पाचन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। भोजन यहाँ से इंटेस्टाइनल रूप में प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन में भी नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ऐसा कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा कुछ हो। यहाँ पे इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होकर उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को इसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ये वाला पोर्शन है इसका रेक्टम, इसके साइड में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ओवरी के बारे में आपको दिखाया गया है। इस तरह से ये था हार्डमनिया का एलिमेंट्री कैनाल या आहार मार्ग। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हार्डमनिया में भोजन का इंजेक्शन, भोजन का पाचन, भोजन की फिल्टर फीडिंग, भोजन को कह सकते हैं एक्सक्रीट कैसे किया जाता है, ये सारी मैकेनिज्म इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हार्डमनिया के बारे में आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, मेंटल क्या होता है, बॉडी कवरिंग क्या होती है, बॉडी कवरिंग के साथ उसमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, और सबसे पहला सिस्टम को आज स्टडी किया वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने ये पूरा स्ट्रक्चर देख लिया और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा कोई सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है। आज हमारा जो टॉपिक था वो था एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू।